चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो आज का वो अच्छा है ना भाई, जब फेस रिवील होगा बस अलग ही सिस्टम चलेगा। एक तो ये लैपटॉप में पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जी। बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन कौन सा था? प्राची रूल बताइए बेटे। हेलो। रूल सेक्शन 32 है। पक्का? श्योर? लॉक कर दूं? मतलब एसएसडी ये पॉइंट हो सकता है? अच्छा। कंफर्म है एसएसडी ये पॉइंट नहीं हो सकता? ये मेरा फॉरवर्ड कर देगा सबको तो। अच्छा। यार जो भी है। देखो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी शेयर विद दीगर। क्या ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये? ऑलरेडी डन? बोलो। हाँ, याद है ना? अच्छा, कितना मैक्सिमम परसेंट हम डीवीआर इशू कर सकते हैं? 74%। 74 था बेटे। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना था? आर्टिकल क्या होना चाहिए? ऑथराइजेशन, कोई डिफॉल्ट ना होना चाहिए। बोलो यार। हाँ, तो पढ़ चुके ऑलरेडी। हाँ जी। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। दैट वाज द टाइम। Now today we are going to understand section 55 of Companies Act 2013। कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे दोस्तों? सेक्शन 55, प्रेफरेंस शेयर के बारे में। किसके बारे में बेटा? देखो, प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना? हमें पता है प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। अच्छा, मैंने ना आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 47। याद है आपको? सेक्शन 47 किस किस को याद है? एनीवन हु रिमाइंड सेक्शन 47? कॉपी मत देखो। वोटिंग राइट, चलो कॉपी से देखा है? है? बढ़िया थोड़ा बना लाइक। अच्छा। तो वोटिंग राइट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें वोटिंग राइट बेसिकली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल होल्डर के लेके डिफाइन किया गया है। हाँ, तो सर जनरली हमने उसमें ये पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स के पास तो हर सिचुएशन में वोटिंग राइट्स होते हैं, बट जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट जनरली नहीं होते। बट हाँ, कुछ सिचुएशंस में होते हैं। कुछ तो जनरल सिचुएशंस थी और कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन थे, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने थोड़ा बहुत आइडिया हमें हो गया। एक बार छोटा सा आपको सिचुएशन बताया था। देखो, कृपया ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से। टॉपिक कौन सा है बेटा हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर्स। टॉपिक कौन सा हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर को लेके बेटा यहाँ पे कंपनी एक्ट के प्रोविजन कौन कौन से एप्लीकेबल है? एक तो है सेक्शन 55, और इसको हम रीड आउट करेंगे बेटा। रूल 9 एंड रूल 10 के साथ। किसके साथ बेटा? रूल 9 एंड रूल 10। कौन सा रूल है बेटा ये? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, राइट? तो सर बेसिकली प्रेफरेंस शेयर है क्या, और ये इक्विटी शेयर से कैसे डिफरेंस है? तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, कंसंट्रेशन से। कहते हैं सर, सम टाइम क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू करती है। क्या इशू करती है बेटा? इशू शेयर्स टू, किसको बेटा? सिलेक्टेड पर्सन। किसको बेटा? सिलेक्टेड पर्सन या अदर पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। जरूरी नहीं हम सिलेक्टेड पर्सन को ही करें, राइट? बोलो बच्चों। हाँ। नहीं बोलोगे? ओके। अब सर जनरली हो क्या रहा है, अगर कंपनी कभी भी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फंड रेस करने का ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? फंड रेस करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम फंड रेस कर रहे हैं। और सच में बड़ा इरिटेट कर रहा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? नीड है तो मैं रिकॉर्डिंग। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है बेटा हमारे पास? फंड रेस करने का। बोलो। हाँ। तो सर, ये जो शेयर्स है ना, ये है अदर देन इक्विटी शेयर्स। क्या है बेटा? अदर देन इक्विटी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स के अलावा जो शेयर्स है उसको हम मार्केट में इशू कर रहे हैं। तो सर इस शेयर्स को मैं प्रेफरेंस शेयर कैसे मानूंगा?
इस शेयर्स को मैं क्या मानूंगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैसे मानूंगा, तो इसमें होता है बेटा जो इसके होल्डर्स होते हैं, मतलब जो भी इस पर्टिकुलर शेयर्स को होल्ड करेगा, उसको यहाँ पे कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, प्रेफरेंशियल राइट मिलेंगे। अब वो प्रेफरेंशियल राइट बेसिकली है क्या, वो प्रेफरेंशियल राइट बेसिकली है क्या, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो प्रेफरेंस शेयर को जनरली दो स्पेसिफिक राइट मिलते हैं। पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी बेटा, तो सबसे पहले वो पेमेंट किसको करी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, किसको बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और जब कंपनी रीपेमेंट करेगी, क्या करेगी बेटा, रीपेमेंट करेगी किसकी बेटा, कैपिटल का। किसका पेमेंट करेगा बेटा, कैपिटल को रीपे करेगी। उस सिचुएशन में भी यहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा किसको, प्रेफरेंशियल होल्डर को। मतलब इसीलिए बेटा, जिन शेयर्स पे प्रेफरेंशियल राइट मिले, क्या मिले, उन शेयर्स को हम बोलते हैं क्या, प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स। तो सर सुनो, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, बेसिक मतलब तो यही है उसका। हाँ, तो सेक्शन 55 बेसिकली हमें बताता है। प्लस अब यहाँ पे ना दो रूल हम डिस्कस करेंगे, एक तो रूल 9 और एक हम पढ़ेंगे रूल 10। क्या पढ़ेंगे बेटा, अगेन वही शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 के रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये हमें बताता है कंडीशन। क्या बताता है, कंडीशन रिलेटेड टू इशू। किससे रिलेटेड बेटा, इशू से रिलेटेड। और जो रूल 10 है, राइट, ये हमें बेसिकली बताता है कंडीशन रिलेटेड टू रिडम्पशन। किससे रिलेटेड बेटा, रिडम्पशन से रिलेटेड। भाई दो तरह के सिचुएशंस होते हैं ना, एक तो हम इशू, और एक तो क्या बेटा, रिडम्पशन। तो रिडम्पशन मतलब सर रीपेमेंट बेसिकली हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों ही सिचुएशंस को हमें काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, और आज का टारगेट है हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। लिखो जरा फटाफट। कल तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे बेटा प्रैक्टिकलिटी को लेके, ठीक है, वो पूछ। वैसे तो मैं बताता हूँ, पर वो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट, वो होता है। तो कोई बाहर से बंदा आता है, मैं लगता है वो हो समवन स्पेशली देयर, तो जो भी पूछना हो पूछ लेना, है ना। एग्जाम टिप्स, ठीक है, मेरी बुराई है। ओ माय गॉड, कोई करे ना करे, तुम जरूर करोगे एक दिन, है। मैं तो करूंगी। क्या बुराई करोगे तुम मेरी, मेरे दांत निकालने की बात करता था ये सच। एक ही बार बोलता हूँ भाई, मैं बार बार नहीं बोलता। कराची की हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। हो गया। तो रूल 9 और रूल 10 बेसिकली हमें डिस्कस करना है बेटा, थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग। इसको दोनों को बुलाओ। कहाँ पे, प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट, सॉरी, मैं लिख रहा हूँ। अरे यार क्या हो गया इस पेन को, प्रेफरेंशियल है वो, प्रेफरेंशियल। डन।
निधि, लवन्या की कोई अपडेट? क्लास ले रही है? क्यों? दोस्ती खत्म? डन। हो गया नलायको। ऑफ कोर्स, आप थोड़े से गंवार हैं। मैंने बताया क्या था पहले आपको? हाँ, तो कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस है नहीं है? जो सबसे सरल है। लिखा दोस्तों। तो शिवानी, तुम आई हो क्लास में? कह रही जस्ट लाइक फुटबॉल। तुम मत हंसा करो भाई, पता है कल कंप्लेन आई थी मेरी। कह रही सर एक एक लड़की है जो हंसती है, वो प्लीज उसको मना कर देना हंसने को। बच्चे डर जाते हैं। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन से। कहते हैं गवर्निंग प्रोविजन क्या है सर इसको लेके, सेक्शन 55, राइट? रूल 9 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 ऑफ, दस तो ही है, आएगा आगे, ठीक है। अब जरा सबसे पहले विल अंडरस्टैंड सेक्शन 55 क्या कहता है जनरली, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, कंडीशंस फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भाई सुनो, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, ऑफ कोर्स कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे दोस्तों? कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो लेट अंडरस्टैंड कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, वो कंडीशंस क्या हैं जो हमें फुलफिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं टाइम पीरियड। अब ये ना देखो, इन्होंने सबसे पहले ये रूल 10 डिफाइन कर दिया यहाँ। क्या डिफाइन कर दिया है? रूल 10। रूल 10 क्या कह रहा है सुनो, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आज के डेट में कंपनी इशू नहीं कर सकती। कौन से प्रेफरेंस शेयर बेटा? इरिडीमेबल, मतलब वो जो परमानेंट बेसिस पे होते हैं। और क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद रिडम्पशन पीरियड कितना बेटा? बियॉन्ड 20 ईयर। हालांकि इसके ऊपर कुछ कंडीशन है, वो हम पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, रूल 10 को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जनरली अगर आप प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं बच्चे, तो रिडम्पशन वाले करेंगे। कौन से वाले करेंगे? तो वो भी रिडम्पशन पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 साल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या कंपनी इरिडेमेबल प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है? नहीं। कौन से प्रेफरेंशियल इशू करेगी? रिडेमेबल साइड, राइट। और रिडेमेबल का पीरियड कितना होता है बेटा? मैक्सिमम 20 ईयर। क्या इससे कम हो सकता है? हाँ। क्या इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं। इन जनरल नहीं, एक्सेप्शन है इसका, एक वो बताऊंगा आपको मैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑथराइजेशन ऑफ क्या बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई भी कंपनी बेटा प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो डेफिनेटली बेटा उसको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 फर्दर स्टेट दैट अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अगर ऑथराइज करा गया है किसके द्वारा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर विच आर लाइबल टू रिडीम विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग कितना बेटा? 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका ना एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैं देखो सबसे पहले सेक्शन 55 बोला इरिडीमेबल प्रेफरेंस इशू नहीं कर सकते हो। अगर इशू करेंगे तो कौन से वाले करेंगे? रिडीमेबल करेंगे। कौन से करेंगे बेटा? रिडीमेबल करेंगे। आर यू गेटिंग मामा? बोलो यार। अच्छा जी। अब यहाँ जरा ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन क्या है सर, राइट। तो एक्सेप्शन देखो क्या कह रहा है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कंपनी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट बेटा? मतलब एक कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील कर रही है, किसमें डील कर रही है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील कर रही है। वो क्या लगा? एसी बंद कर दो। एक तो चालू नहीं है? क्यों नहीं है चालू? मौसम तो बढ़िया हो रहा है। नाइस। क्या कह रहे हो ना लाइक हो? अभी करता हूँ। प्रेफरेंस खत्म होते ही कर दूंगा, ठीक है। A company engaged in setting up and dealing with the क्या?
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इशू प्रेफरेंस शेयर बियॉन्ड कितना बेटा 20 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर सब्जेक्ट टू द रिडम्पशन ऑफ मिनिमम 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर per year from the 21st year onwards and earlier on proportionate basis at the option of preference share holder। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो, ये मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कंडीशन किसकी है बेटा, रूल 10 की। किसकी कंडीशन बता रहा हूँ? रूल 10 की। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से, ठीक है। अब मान लो सर एक कंपनी है, क्या है बेटा, एक कंपनी है। अब ये जो कंपनी है बेटा, ये प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है? प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है जी, प्रेफरेंस शेयर्स। बोलो। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। तो भैया यहाँ पे ना कंडीशंस है बेसिकली रूल 10 की। किसके बेटा? रूल 10 की। अच्छा, रूल 10 बेटा इशू को लेके बताता है या रिडम्पशन को लेके? ये बेसिकली कंडीशन बताता है रिडम्पशन को लेके। किसको लेके बेटा? तो ये क्या था भैया, सिंपल सी बात है, आप प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं बट मैक्सिमम मैक्सिमम 20 साल का। तो ज्यादा ही दिक्कत होना चाहिए इसमें। मैक्सिमम कितने साल का बेटा? 20 साल का रिडम्पशन पीरियड हो सकता है। मतलब 20 साल के अंदर अंदर आपको रिडम्पशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? रिडम्पशन करना पड़ेगा। अच्छा, उससे अरे आज बुलाना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, तो रिडम्पशन पीरियड कितना हो सकता है बेटा मैक्सिमम? बट ये कह रहा है जी देयर इज एक्सेप्शन एज वेल। यहाँ पर क्या बेटा, एक एक्सेप्शन भी है। जनरल केस में तो आपको 20 ईयर तक ही अलाउ किया गया है। बट एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी जो डील कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस में डील कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील कर रही है, ठीक है। तो वो जो कंपनी है बेटा, उसके लिए बेटा जो रिडम्पशन पीरियड है, जो क्या है बेटा, रिडम्पशन पीरियड है, वो हो सकता है मैक्सिमम कितना, 30 ईयर्स का हो सकता है। बट ये ना इस पर कंडीशन है। इसके ऊपर क्या है बेटा, एक कंडीशन है। अब कंडीशंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज, ठीक है, मान लो एक कंपनी 30 साल के लिए इशू कर रही है। कितने साल के लिए इशू कर रही है? 30 ईयर्स के लिए। ये फर्स्ट है और ये कितना है, 30, ठीक है। अब सुनना, मान लो यहाँ पे 20 ईयर एक्सपायर हो रहे हैं, राइट। तो भैया जनरली बाकी कंपनीज के लिए तो मैक्सिमम टेन्योर कितना है, 20 साल तक। तो 20 साल तक कोई इशू नहीं है, आराम से इशू करो। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 30 साल के लिए इशू करा है, तो उसको अलाउ किया है 30 साल तक। तो यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, कि भैया 20 साल बीतने के बाद जो 21वां साल शुरू होगा, कौन सा बेटा, 21st ईयर जो शुरू होगा, वहां से आपको हर साल 10% ऑफ टोटल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ेगा। पोस्टनेट बेसिस पे क्या करना पड़ेगा बेटा, रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम करना पड़ेगा, राइट। पोस्टनेट मतलब रेशियो बेसिस पे। वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट जो चलता है, ठीक है। और वो भी शेयर होल्डर के एग्रीमेंट्स के बेसिस पे, जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा होगा, इस हिसाब से बेटा हर साल आप 10-10% माइनस करोगे, तो 30वें साल में क्या 100% रिडीम हो जाएगा? बोलो। हाँ जी, तो 30वें साल में 100% क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, तो आपको 30 साल का टेन्योर हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आए? पक्का? श्योर? बस। कोई डाउट है तो बता दो भाई। 21 साल 20 के बाद ही आता है। पहले क्यों करेगा? एग्रीमेंट के हिसाब से करोगे ना। करो बातें बंद करो।
क्या? हाँ चल रही है। टॉपिक क्या है दोस्तों? हाँ। हो गया। तो ये कंडीशन समझ आया आपको? 21वें साल से क्या करोगे? रिडीम करना शुरू करोगे, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेटा बेसिकली कहाँ डिफाइन है? शेड्यूल 6 में। कहाँ बेटा? अब इसमें बाकी कंडीशन है बेटा, मतलब रूल 9 की। किसकी कंडीशन बेटा? रूल 9 की। तो इधर ध्यान ध्यान से देखिएगा। कौन सी? जनवरी वाला बैच नहीं बनेगा मैम। देखिए ध्यान से सुनेगा प्लीज। यहाँ लिखा हुआ है ऑथराइज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आप शेयर्स इशू करना चाहते हैं, कौन सा वाले प्रेफरेंस शेयर, तो उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको? एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। एसआर पता है ना, जनरल मीटिंग में पास कौन करता है? पास बेटा कंपनी के शेयर होल्डर यानी कि मेंबर, ठीक है। अगला है बेटा हमारे पास क्या? नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। मतलब सुनो, कंपनी ने पहले कोई डिफॉल्ट ना करा हो। देखो क्या कह रहा है, अ कंपनी एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आराम से जाना, ठीक है। ओके। सितंबर। हाँ। एट द टाइम ऑफ सच इशू। अच्छा, सीसेट वाला। सीए का नहीं बन पाएगा, टाइम नहीं है ना। Preference share has no subsisting default in redemption of preference shares earlier or in payment of dividend due on preference shares, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या कह रहा है सर, आपका सबसे पहले आप क्या पास करोगे? ऐसा पास करोगे। क्या पास करोगे सर? अच्छा सुनो ध्यान से, एक सिचुएशन बताता हूँ आपको। कंडीशंस ऑफ इशू। क्या बेटा? कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो जब प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी क्या कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना जी, आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी ऑथराइज्ड होना चाहिए। मतलब अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं है तो उसके बाद का प्रोसेस पता है आपको? बताओ। अगर इफ नॉट, क्या करूं मैं? इफ नॉट देन हम करेंगे ऑल्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। किसको ऑल्टर करेंगे बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करेंगे। अच्छा, ऑल्टरेशन के लिए हमें सेक्शन फॉलो करना पड़ता है, कौन सा? अंडर सेक्शन 14। 16 कहाँ से आ गया, ले लो। ठीक है, राइट। तो इसमें जनरली क्या पास करना है? पास करेंगे क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। क्या पास करेंगे बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, जब जब एसआर पास होता है तो भैया यहाँ पे फाइल होता है क्या? फॉर्म एमजीटी 14। मतलब ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन जा रही है। क्या जा रही है बेटा? इंफॉर्मेशन जा रही है किसको? और उसी को किसको बेटा? राइट। अब जरा सुनो ध्यान से। तो ये बेसिकली हमने एक बेसिक कंडीशन पढ़ी। एक बार आर्टिकल ऑथराइज हो गया या फिर ऑर्डर करके ऑथराइज कर लिया, ठीक है, देन आप क्या करोगे? आप यहाँ पे कॉल्ड करोगे मीटिंग। क्या करोगे? यानी कि हम यहाँ पे कॉल्ड करेंगे या फिर हेल्ड जनरल मीटिंग। अब बेसिकली बेटा अगर इन बिटवीन कर रहे हो तो आपको एजीएम कॉल करनी पड़ेगी, और अगर आप एनुअली कर रहे हो तो एजीएम से काम चला सकते हो। तो यहाँ पे दो तरह की मीटिंग आपकी हो सकती है जनरली एजीएम में, राइट। ईजीएम या फिर एजीएम, एज द केस में भी जो भी हम हेल्ड कर रहे हैं। और इस मीटिंग में बेटा आप परमिशन लेंगे मेंबर से कि बताओ भाई ऐसा क्या कहते हैं, क्या हम प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं? मेंबर बेटा अगर पास कर देंगे क्या,
स्पेशल रेजोल्यूशन क्या पास कर देंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। मैं भैया आप ऑथराइज हो जाओगे किस लिए? अच्छा, क्या फिर से फाइल होगा एमजेडी 14? फिर से फाइल करोगे फॉर्म कौन सा? एमजेडी 14। अच्छा, एमजेडी 14 कितने दिन के अंदर फाइल होता है? 30 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर बेटा? जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करेंगे बेटा? एमजेडी 14 फाइल कर देंगे। दैट इज एमजेडी 14 है क्या प्राची? क्या है एमजेडी 14? कौन सा इंटीमेशन? अच्छा, नीचे वाले केस में भी ऑल्टरेशन बताओ। इंटीमेशन देंगे एसआर पास कर, कि कंपनी ने एसआर पास करा है नालायक। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या पास कर दिया बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा भैया देखो ठीक है एसआर आपने पास कर दिया, बट उससे पहले ना एक तीसरी कंडीशन चेक कर लेना। इससे पहले क्या मतलब? सिंपल सी बात है, आपने इसको देखने से पहले, इसको देखने से पहले कौन सी कंडीशन देख लेनी है? ये वाली, कि जैसे कंपनी ने, ये कंडीशन बेटा उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिन्होंने पहले ऑलरेडी क्या कर रखे हैं बेटा? इश्यू कर रखे हैं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। यानी कि जो आपने ऑलरेडी इशूड है प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बेटा? ऑलरेडी इशूड है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है बच्चे, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो आप इशू कर रहे हैं बच्चे, इसको लेके आपने कोई डिफॉल्ट ना कर रखा हो। क्या ना कर रखा हो बेटा? नो डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट सर किस चीज को लेके? इसकी रिडम्पशन को लेके। किसको लेके बेटा? रिडम्पशन को लेके, या फिर कोई भी डिविडेंड की पेमेंट्स को लेके आपने किसी भी प्रकार का क्या ना कर रखा हो बेटा? डिफॉल्ट ना कर रखा हो। अगर आपने डिफॉल्ट किया हुआ है तो भैया फिर आप प्रेफरेंस शेयर नए इशू नहीं कर सकते। पहले आप पुराने वाले को डिफॉल्ट को सही करिए, उसके बाद आप नए प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल है। समझ में आए? बोलो। अच्छा, आप देखो क्या लिखा है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब रिडम्पशन कहां से होगा बेटा आपका? कंपनी के प्रॉफिट से ही रिडम्पशन पॉसिबल है। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी redeem out of profits of the company which would otherwise available for the dividend or out of proceed of the fresh issue, right, of such sorry, of such shares made for the purpose of such redemption। मतलब क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। अगर आप रिडम्पशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा? तो सर ये रिडम्पशन आप दो तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो? अच्छा, रिडम्पशन आ गया मतलब रूल कौन सा चल रहा है? 10। याद रखना भाई, इशू को लेके रूल 9 मैं हर बार नहीं लिखाऊंगा। रिडम्पशन का रूल, ठीक है। तो रिडम्पशन अगर करोगे तो ये कर सकते हैं आउट ऑफ वो प्रॉफिट बेटा जो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ, ऑब्वियसली बात है, डिस्ट्रीब्यूशन किसको करोगे आप? मेंबर्स को। तो मेंबर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है वहां से हम क्या कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। अच्छा, या फिर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। मतलब आप ना एक फ्रेश इशू लेके आओगे, उससे जो पैसा आएगा उससे आप क्या करोगे बेटा? तो रिडीम करोगे किसको? प्रेफरेंस शेयर को। तो दो तरीके हैं, या तो प्रॉफिट से कर लो या फिर किससे कर लो? अच्छा, फुली पेड अप शेयर्स क्या है? सच शेयर्स शैल बी रिडीम ओनली, ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रेफरेंस शेयर में आपके पेमेंट्स पेंडिंग है, हम आपको रिडीम नहीं करेंगे। फुल्ली पेमेंट हो जाएगी उसके बाद ही हम आपको क्या करेंगे बेटा? पेमेंट करेंगे। समझ में आया? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है सीआरआर का, ये आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स वगैरह में शायद। ठीक है। तो कहते हैं सिर्फ वेयर सच शेयर्स प्रपोज टू बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, देयर शेल आउट ऑफ प्रॉफिट बी ट्रांसफर्ड टू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो रिडीम कर रहे हो, तो दैट रिजर्व दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मतलब आप ना जब प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वाला कुछ। तो इस केस में बेटा आपको ना एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो जो भी फंड्स, जितना भी आप रिडीम कर रहे हैं, वो सारा फंड्स आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा टू सीआरआर अकाउंट में। किसमें बेटा? सीआरआर अकाउंट में। अच्छा, ये जो सीआरआर अकाउंट है ये सिर्फ यूटिलाइज होगा किसके लिए? ओनली यूटिलाइज, ओनली यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम करेगी सिर्फ उसी चीज के लिए इसको क्या करेंगे मैडम? यूटिलाइज करेंगे, और किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं हो। समझ में आया? बोलो यार, पहले इतना लिख लो आप लोग। हाँ बोलो।
प्रॉफिट का पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करो, और सीआरआर यूटिलाइज होगा किसके लिए? गलत चल रही है। कोई लॉजिक बता सकता है इसका? एनीवन? सीआरआर में फंड क्यों ट्रांसफर करा जा रहा है? लॉजिक क्या है? प्रॉफिट से डायरेक्ट दे दो पैसा। एनीवन पढ़ा है ना अकाउंट्स में आप लोगों ने, सीआरआर में फंड ट्रांसफर करा, तो क्यों करते हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? बताओ भाई। क्योंकि हमें करने तो पेमेंट ही है। करने हमें क्या है? पेमेंट है। तो भैया हम इतना काम क्यों बढ़ा रहे हैं अपना? पहला हम सीआरआर अकाउंट बना रहे हैं, फिर उसमें फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ जी, तो प्रॉफिट से डायरेक्ट क्यों दे देते? और भाई, एनीवन एल्स? हाँ भाई। चले, बताएंगे। सवाल है जीवन में। जब तुम लोग गूगल मीट से क्लास लेते थे, गूगल मीट से जो क्लास हो रही थी, उसमें नोट्स वगैरह शेयर हो रहे थे? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। स्क्रीन में आ रहे थे, नहीं आ रहे थे? अरे जो मैडम की हो रही थी, तो फिर वो डिस्कशन उसमें समझ में क्या आता होगा तुम्हारे? मतलब स्क्रीन में कुछ शो नहीं होता था? ओके। हाँ, क्या कह रहे थे? तुमने क्या बोला था? कल लिखो तो सही जल्दी।
देखो सर, सीआरआर में फंड्स बेसिकली हम क्यों ट्रांसफर करते हैं, एक बात बताओ। ये है हमारी कंपनी, क्या है जी? अब कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स हैं। क्या बेटा, कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स हैं। ध्यान तो सुनना, कंसंट्रेशन में। ठीक है। अब यार एक बात बताओ, प्रॉफिट्स जो है ना, वो हमारे मल्टीपल चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके मल्टीपल क्या हो सकते हैं बेटा? मान लो खर्च हो गया पैसा। क्या हो गया बेटा? खर्च हो गया, रिडम्पशन करना था, पैसा खर्च हो गया। राइट। तो होता है ना, समटाइम क्या होता है, हमारे पास पैसा होता है, राइट, और अगर हमने उसको कहीं और रिजर्व नहीं करा हुआ तो भाई हम खर्च कर देते किसी और, कोई और खर्चा आ गया हम उस पर कर दिया। मान लो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ गया हम उसको कर दिया। राइट, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? हाँ। तो क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को श्योरिटी देने के लिए, क्या देने के लिए बेटा? श्योरिटी, कि भैया डोंट वरी, तुम्हारा पैसा सेफ है। तो हम क्या करेंगे, जितना हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, उतना पैसा, ठीक है, वो हम ट्रांसफर करके रख लेंगे किसमें? एक ऐसे अकाउंट में जिसको हम बोलते हैं क्या? सीआरआर अकाउंट। राइट। एंड दिस इज बेसिकली सेपरेट अकाउंट होता है बेटा, क्या होता है? और इस अकाउंट को लेके लॉ है, इसको लेके क्या है बेटा? लॉज है कि कंपनी इसमें जो पैसा रखा होगा ना, उसको यूज नहीं कर सकती किसी और पर्पस के लिए। यानी कि ये जो अकाउंट है, ओनली यूज होगा किसके लिए? फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ या ना? मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए ही ये पैसे यूटिलाइज किया जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो सीआरआर अकाउंट है, एक तरह से इंश्योर कर रहा है पेमेंट्स ऑन टाइम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर? हाँ। तो इनकी श्योरिटी के लिए बेटा, कंपनी एक्ट बोलता है कि आप एक काम करो, प्रॉफिट से डायरेक्ट पैसा मत दो। आप एक काम करो, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा इस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और उस अकाउंट में जो पैसा रखा होगा, आप कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करोगे तो सिर्फ किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए, और किसी पर्पस के लिए नहीं। तो क्या इनको एक इंश्योरिटी देने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम इस तरह का एक्शन ले रहे हैं बेटा? समझ में आया? कॉपी करो प्लीज। डन। हाँ जी बेटा। समझ आया आपको? वाई वी मेंटेन सीआरआर? ताकि फॉर श्योरिटी हो, इसमें होल्डर को भी श्योरिटी रहेगी कि हाँ चलो पैसा तो मिल ही जाना है। अभी चश्मा दिन क्या हाल है? देखो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम अगर कोई है पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस, उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी? पढ़ा हुआ है? रिडेम्पशन एज प्रीमियम, पढ़ा हुआ है? या। देखो, कहते हैं इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनी as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of company under section 130। मतलब ये उन कंपनी की बात कर रहा है जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने हैं, उसको सेक्शन 133। द प्रीमियम अगर कुछ है पेबल
ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब रिडम्पशन कहाँ से दोगे प्रीमियम? प्रॉफिट में से, ठीक है। बिफोर शेयर्स आर रिडीम, कहते हैं प्रीमियम अगर कोई है पेबल ऑफ रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर इशू और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, सच कंपनी शैल प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या फिर आउट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिफोर सच शेयर्स आर रिडीम। मतलब ये क्या कह रहा है दोस्तों, सुनो। जनरली हम कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट में से। कहाँ से करेंगे बेटा? प्रॉफिट में से। बट यहां से लाइन अगर आप पढ़ेंगे कि अगर प्रीमियम दे रही है वो कंपनी बेटा पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर, वो इशू हुए हैं ऑन या फिर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। भाई ये एक्ट कब कमेंस हुआ था? कंपनीज एक्ट 2013, राइट? तो 2013 मान लेते हैं इफेक्टेड डेट। तो अगर उस दिन इशू करे हैं या फिर उससे पहले, ऑन और बिफोर ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं सर एनी सच कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी शेल प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकती है। समझ है? नहीं है? कौन सा तुम क्या करते हो उसमें क्या मतलब है ना? प्रैक्टिकल तो तुम हमें कुछ बोलो तो विवाद हो जाएगा। ओके देखो सर, इन केस नॉट फॉलिंग अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज, अगर कोई प्रीमियम है पेबल ऑन रिडम्पशन शेल प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कंपनीज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिफोर सच रिडम्पशन। अब जरा इसमें ना तीन केस बन रहे हैं। कितने केस बन रहे हैं बेटा? पहला केस क्या है? वो कंपनी जो कंप्लाई कर रही है किसको? सेक्शन 133 को। अगर वो प्रीमियम पे कर रही है रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर रिडीमिंग सच शेयर्स। सुनो ध्यान से आप, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक चार्ट फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। अब सर यहाँ पे ना सबसे पहले तो कंपनी को कैटेगराइज कर ले। अरे मैं तो बड़ा धोखी हो, राइटिंग मेरी इतनी खराब भी नहीं है जो हो जाती है। कंपनी है, हेलो, सुन रहे हो तुम लोग? तीन केस है। कितने केस है बेटा? केस नंबर वन, केस नंबर टू और केस नंबर थ्री, ठीक है। अब ये जो केस नंबर वन है ना, स्पेसिफिक केस है, क्या है बेटा? ये उन कंपनीज को कवर कर रहा है जो फॉलो कर रही है किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, एज पर सेक्शन 133, ठीक है। अब ये जो सेक्शन केस नंबर टू है ना, ये बोल रहा है वो कंपनी जिन्होंने इशू करे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, क्या करे बेटा? ऑन और बिफोर ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। यार नहीं चल रहा सही से, पता है, तुम देख रहे हो कुछ लाइटनिंग सी हो रही है, इसी वजह से हो रहा है ये रिकॉर्डिंग की वजह से। और तीसरा है अदर केस। कौन सा है अदर केस? बोलो। अच्छा ये है पेमेंट्स प्रीमियम को लेके, किसको लेके बेटा? इफ रिडम्पशन किस में हो रहा है बेटा? एट प्रीमियम। रिडम्पशन किस में हो रहा है? प्रीमियम। तो ये कह रहा है भैया ये कंपनी रिडम्पशन प्रीमियम पे अगर करेगी तो आउट ऑफ कहाँ से करेगी? प्रॉफिट में से। कहाँ से करेगी? अच्छा ये कंपनी क्या दोनों में को यूज कर सकती है? आउट ऑफ प्रॉफिट यूज कर सकती है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकती है। किसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा? अच्छा ये जो अदर केस बन गया, ये बेटा आउट ऑफ, अगेन दोनों, प्रॉफिट भी और साथ के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया? और आपने बेटा सिर्फ कौन सा केस पढ़े हुए अकाउंट्स में? लिख लो। अरे तो ओनली ये वाला नहीं पढ़ा होगा ना बेटे?
हो गया डन। डन। हो गया नालायको। ठंड लग रही है मेरे को यार। जुकाम है। दिखाओ। जुकाम वाला जुकाम। हाँ जी। तो इसमें टेस्ट है। हाँ। चलो आफ्टर आज ही ले लो क्या। चलो वोटिंग करा रहे हैं। चलो लाइक। रेजोल्यूशन कोट करते हैं हम टेस्ट को लेकर। कितने लोग हैं आज के फेवर में, प्लीज हैंड को रेज करें। एक दो। दो। ऐसे कैसे हो गया भाई, कास्टिंग बोर्ड में तो करेंगे हम। आज के बच्चे हैं दो। दो वोट। अच्छा तीन है। और कोई अपना मन बदल रहा हो तो। अच्छा कितने लोग हैं संडे के फेवर में। संडे संडे के फेवर में। हाँ। कल कल कल। एक दो तीन चार। चार आए वोट संडे। अच्छा कितने लोग हैं भैया नो टेस्ट, जो ऑलरेडी वोट दे चुके हैं वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं वो। कितने लोग हैं नो टेस्ट वाले। अच्छा अब मेरी सुनो। डेमोक्रेसी तो हमारे राज्य में है ही नहीं। टेस्ट होगा तुम्हारा। कल है कल है। कल है कल है। टुमारो विल बी टेस्ट, या मंडे ले लो। ठीक है ओके देखो। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट है
इन केस कंपनी, मैं तो इससे दुखी हो गया यार। क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कंपनी ऐसी कंडीशन में जब वो रिडम्पशन नहीं कर सकती है, पैसा ही नहीं, हमारे पास क्या नहीं बेटा, पैसा नहीं है, तो उस केस में क्या करा जाए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी सिचुएशन है बेटा ये? जब हमारे पास पैसा नहीं है, वी आर नॉट इन पोजिशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। तो सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 स्टेट दैट व्हेन ए कंपनी नॉट इन पोजिशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स और टू पे डिविडेंड, अगर कुछ है तो, ऑन सच शेयर्स अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ इशू, मतलब जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन थे इशू को लेके, राइट, उसके हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शेयर को ना तो रिडीम कर पा रहे हैं और ना ही बेटा हम क्या कर पा रहे हैं बेटा, डिविडेंड पे कर पा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं सच शेयर्स हेयर आफ्टर द प्रेफर इन अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर। ऑब्वियस बात है, क्या बोलेंगे इसको हम, अनरिडीम हो जाएंगे ना। इट में विद द कंसेंट ऑफ होल्डर, कितना बेटा, 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड विद अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। अच्छा सुनो, यहाँ क्या लिखा हुआ है बीच में, एंड लिखा है बेटा, और किसका परमिशन ले लिया आपने, ऑन पिटिशन मेड बाय इट इन दिस बिहाफ, आपने पिटिशन फाइल किया था, हेलो, issue further redeemable preference shares equal to the amount including dividend therein in respect of unredeemed preference shares, and on issue of such further redeemable preference shares, the unredeemed preference shares shall be deemed to be redeemed। क्या मतलब है इसमें? देखो, सेक्शन 53, सॉरी 55 सबसेक्शन 3, ठीक है, हेलो, बोलो बेटा, तो पहले तो सीधे बैठ, घर में नहीं आ रहे हो ना आपने, सोफा मंगा दो आपके लिए, हैं, सोफा मंगा दें आपके लिए, पीछे इशारे और कर रही है उसको, पंखे के नीचे बैठो, आइडिया दूं, इनको बोलो आगे आने को, तुम पीछे बैठो, नहीं तो उससे कैसे छोटे जाएंगे, कॉमन सेंस भाई। वो बैठी हुई है ना, तो जो बैठी हुई है तो उसके, हाँ हाँ, मेरे को बंद करवा, कंपनी है, बोलो, कंपनी इज इन पोजीशन ऑफ रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वो क्या कर सके बेटा, रिडीम कर सके क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, ओके ओके, सुनना ध्यान से भैया, ठीक है, ओके। अब सर, कंपनी अगर, इफ सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन बेटा, तो वो क्या कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, अगर वो नीचे दी की कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, तो इस सिचुएशन में कहाँ लिखूं इसको, ये पहले कंडीशन लिख लेते हैं। पहला, ये भैया 3/4, क्या जी, 3/4 ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्या ले ले बेटा, कंसेंट ले ले, क्या ले ले, कंसेंट ले ले, बोलो जी, नहीं बोलोगे, प्लस, प्लस मतलब सेकंड वाले भी मैंडेटरी, और अप्रूवल ले ले ट्रिब्यूनल का, किसका अप्रूवल ले ले, ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल यहाँ पर कौन है, एनसी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, इससे क्या ले ले बेटा, अप्रूवल ले ले कि सर
हम ना पैसे तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, आपको इशू कर देंगे नए प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इशू कर देंगे बेटा? नए प्रेफरेंस शेयर्स, है ना? भैया जो नए प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो, इसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यू इक्वल टू क्या बेटा? अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? मान लो मुझे आपको डिविडेंड वगैरह सब कुछ मिला के 1 करोड़ रुपए पे करना था, तो मैंने 1 करोड़ रुपए ना देके 1 करोड़ के नए प्रेफरेंस शेयर आपको क्या कर दिए, इशू कर दिए। अच्छा, अगर मान लो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी हम कर सकते हैं। मान लो भैया 3/4 कंसेंट नहीं मिला, 3/4 कंसेंट नहीं मिला, तो फिर नहीं होगा भैया, फिर तो एनसीटी के ट्रिब्यूनल के अप्रूवल की बात ही नहीं है ना बीच में। पहले आप किससे पूछोगे? ट्रिब्यूनल से? नहीं, पहले किससे पूछोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। उनसे पूछोगे क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं? बोलो। हाँ, तो अगर ये एग्री हो जाता है फिर तो ठीक है, अगर एग्री नहीं हुआ तो भैया से नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो भैया। हाँ। अच्छा सर, मान लो ये आपने कर दिया, आपने नए शेयर इशू कर दिए, नए प्रेफरेंस इशू कर दिए, तो यहां पर आप मान लेंगे डीम्ड, क्या कर लेंगे बेटा? डीम्ड जो अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स थे। क्या बेटा? जो अनरिडीम क्या थे? प्रेफरेंस शेयर्स। बोलो यार। उसको हम क्या मान लेंगे कि वो क्या हो चुके हैं? रिडीम हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बेटा? रिडीम। अगर मैंने नए प्रेफरेंस शेयर आपको इशू कर दिए हैं, अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स को हम मान लेंगे लॉ में क्या हो चुके हैं बेटा? वो रिडीम हो चुके हैं। समझ में आए? बोलो। नहीं आया? किसी को डाउट? किसका लॉस हो रहा है दोस्त? कैसे लॉस हो रहा है दोस्त? है? ऐसी बात है। पैसा थोड़ी लेंगे आपसे। अरे भैया, जो तुम्हारे मेरे पर तुम्हारा डेट है, उस डेट के बदले में तुम्हें क्या दे रहा हूँ? प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूँ, सिंपल। पैसे ना देके 3 करोड़ के मैं 1 करोड़ के, सॉरी हमारे एग्जाम्पल में 1 करोड़ था ना, 1 करोड़ रुपए ना देके 1 करोड़ की बराबर के मैं क्या दे रहा हूँ? तो नए प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूँ, और उसमें नई का टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। और आपको फिर एक्सटेंशन मिल गया, एक तरीके से क्या मिल गया? एक्सटेंशन, कि भैया आप इतने पर्टिकुलर टाइम तक फिर डिविडेंड लेते रहोगे। समझ में आया ये चीज है? डाउट है तो पूछ लो भाई, इसको घर लेके मत जाना डाउट। हाँ भाई। नीरू, आया समझ में कि नहीं आया? वास्तव नहीं आया मतलब कौन सा वाला? डीम्ड मतलब मान लेंगे रिडीम हो चुके हैं पुराने वाले। अरे यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मुझे लगा सिर्फ सोनाली बेवकूफ है। पतली वाली? नहीं नहीं, वो उसको पतली बोल के तुम मोटापा वाला बोल के बेइज्जती कर रही हो। सुन, यहाँ पे मान लो ये कुछ शेयर होल्डर्स हैं, सुन लेने लायक ध्यान से। क्या है ये? शेयर होल्डर नहीं है बेटे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। चपड़ा गंजी। अच्छा, ये इनको क्या इश्यू कर रखे हैं हमने? प्रेफरेंस शेयर, और इनसे पैसा ले लिया हमने कितना? 1 करोड़ कितना ले लिया? अच्छा, और ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये है कितने? 10% डिविडेंड। कितना बेटा? तो 10 लाख रुपए आसपास, इतना हम इसको डिविडेंड देंगे बेसिकली, ठीक है? अब मान लो सर, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। हुआ क्या? कंपनी ने बोला था भैया हम आराम से आपको पेमेंट कर देंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, ठीक है? बट सर हुआ क्या, कंपनी एक ऐसे पोजीशन में आ गई एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब रिडम्पशन का समय आया, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन मतलब जब रिडम्पशन करने का समय आया, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई? खराब हो गई। कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी क्या हो गया बेटा? देखो, पोजीशन इतनी खराब हो गई कि एफ भी नहीं बन रहा सही से। राइट? तो फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई। अब जब फाइनेंशियल पोजीशन हमारी खराब हुई, खराब मतलब हमें लॉस हो गया है। हमें क्या हो गया बेटा? लॉस। अब जब पैसा ही नहीं है, तो भैया पैसा देंगे कहाँ से इनको? तो इनसे बोला गया भाई सुनो, हमारे पास पैसे वैसा तो है नहीं, तो या तो केस कर लो हमारे ऊपर, है ना? और हम भी कोर्ट को भी यही बोलेंगे सर, पैसा नहीं है।
है ना? और आप सिक्योर्ड हो नहीं कि जो हमारे एसेट बेच दो, है ना? कोलेटरल थोड़ी कर रखा था आपने, कर लो जो करना है, राइट? अब प्रेफरेंशियल होल्डर बोलेंगे यार ये तो गलत बात है तो है, क्या करें? यहाँ पे बोलेंगे एक बात बताओ, अगर तुम लोग, कौन? होल्डर, कंपनी कह रही है इनसे, अगर तुम लोग थ्री फोर्थ लोग, कितने लोग बेटा, अपनी कंसेंट हमें दे देते हो, क्या दे देते हो, और प्लस हम जाके एनसीएलटी से परमिशन ले लेंगे, किससे परमिशन ले लेंगे? एनसीएलटी से। तो मैं आपको मान लो 1 करोड़ का ये था और 10 लाख का मान लो डिविडेंड पेंडिंग था, राइट? तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमारे पेंडिंग थे। तो मैं कह रहा हूँ मैं ये पैसे तो आपको नहीं दे पाऊंगा, और आपका टर्म्स एंड कंडीशन तो खत्म हो चुके हैं। भाई रिडम्पशन पीरियड आने का मतलब क्या है? इशू का टर्म्स एंड कंडीशन खत्म ना। नहीं आ रहा समझ में? एक काम करते हैं, हम आपको नई कंपनी के नए प्रेफरेंशियल इशू कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? न्यू प्रेफरेंशियल दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अच्छा, न्यू प्रेफरेंशियल देंगे तो पुराने वाले क्या मान लूंगा मैं? रिडीम हो चुका है। पुराने वाले को डीम्ड रिडीम मान लेंगे। डीम मतलब मानो या ना मानो हम मान लेंगे सर। लॉ क्या कहता है? तुम मानो या ना हम मान लेंगे जी। ये लैपटॉप पे कुछ ना कुछ मनवाएगा मेरे से। ठीक है, बोलो यार। हाँ, अब सुनो, अभी जो होल्डर है इनका एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशन क्या रिन्यू कर दिया हमने, है? और 1.1 करोड़ के शेयर्स हमने फ्री में इनको प्रोवाइड कर दिए। फ्री में क्यों दिए? फ्री में दिए या पुराने कंसिडरेशन के बदले दिए? पुराने कंसिडरेशन के बदले दिए हैं। अच्छा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या अच्छा कोई वायलेशन हुआ? नहीं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होता तो दिक्कत आती है ना। बट यहाँ तो हमने क्या कर लिया, होल्डर को मना लिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिन्यू कर रहे हैं, और उतनी बराबर के शेयर्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक तरह से आपका सेटलमेंट हो गया है। क्या हो गया है? अच्छा, इसमें प्रेफरेंस शेयर का क्या फायदा है? प्रेफरेंस शेयर का ये फायदा है तो उसका पैसा डूबा है और डिविडेंड मिलता रहेगा। कंपनी कभी ना कभी तो पोजीशन में अच्छी आएगी ना। तो दैट इज द बेसिक सिचुएशन, समझ में आया? बेटा तो रिडीम हो गया ना, डिफॉल्ट क्या हुआ, रिडीम हो तो गया। रिडम्पशन तो हुआ है ना, बट कैश ना देके क्या हुआ है? नए प्रेफरेंशियल दे दिए भाई। जहां पैसे देने थे वहां मैंने क्या दे दिया? कैश। पुराने वाले प्रेफरेंशियल रिडीम हो तो गए। रिडम्पशन, रिडम ऐसा नहीं रिडम्पशन नहीं हुआ, रिडम्पशन तो हो गया। बट रिडम्पशन में हमने कैश ना देके और नए क्या कर दिए बेटा, शेयर इशू कर दिए। समझ में आया? सीएस इंक्वायरी। नाइस। क्या कर दूं? लो, ये लो। सोनाली समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? तो मुझसे बोलो फिर, ये क्या होता है? नालायक है।
नहीं होगा भाई। एनसीएलटी एक लॉजिकल सी बात बताओ, अगर मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लो। अगर जेन्युइन केस है, कंपनी को सच में लॉस है, तो एनसीएलटी कभी मना नहीं करेगा। they एग्रीड अपॉन इट, क्योंकि सुनो, अब यार एक बात बताओ, बात पैसे की है। अगर हमें जेन्युइनली लॉस है तो हम कहाँ से देंगे? अब तुम्हारे छोटे से अमाउंट के चक्कर में हम अपनी कंपनी के ऐसे थोड़ी बेच देंगे। समझ रहे हो ना? तो ये तो वेट करो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम डिफॉल्टर हो जाएंगे। बट एनसीएलटी यहाँ पर एग्री हो जाएगा मोस्टली केसेस। बट हाँ, अगर तुम फ्रॉड केस कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है फिर भी क्या दिखा रहे हो, लॉस है, तो उस केस में प्रॉब्लम फेस करोगे ना बेटा। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? सेटलमेंट। क्या चाहते हैं? सेटलमेंट। भैया कभी भी ना याद रखना, ये जो लोन्स के केसेस होते हैं ना, यहाँ पर कभी भी ना बैंक या फिर कोई भी क्रेडिटर नहीं चाहेगा केस वेस करो। उससे कोई फायदा नहीं है, कोर्ट रिलीफ दे देगा, कोर्ट तो आपको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर देगा, और इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करते आपकी सारी लाइबिलिटी खत्म, फिर ले लो पैसा। तो वेरी फेयर। अगर आज कोर्ट फैसला करता है ना, तो कोर्ट क्या बोलेगा? नहीं है पैसा, ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट कर देता हूँ। वो बोलेगा ठीक है, कर दो सर। और जब जैसे आप इंस्टॉलमेंट है, सारी लाइबिलिटी खत्म, अब क्रेडिटर आपसे पैसे ले नहीं सकता। इसलिए क्रेडिटर बोलेगा कि भैया एक काम करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ नहीं कुछ तो मिले। समझ रहे हो बात को? ये होता है। हाँ, इशू के टाइम फिक्स कर दूंगा ना। समझ आया कि नहीं आपको? जल्दी करो यार, खत्म करवाने दोगे ना, दोगे? सॉरी। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं आप? अरे वो आएगी ना, देखिए उसके बाद में 11:30 बजे तुम्हारी जैसी जेल की क्लास खत्म होगी। हाँ हाँ। मैं मोटी बहुत फटेगी बता रहा हूँ। अच्छा एक काम करें, ट्यूसडे लें। बताता हूँ, क्योंकि ट्यूसडे मॉर्निंग सेशन में क्लास तो होती नहीं तुम्हारी, उस समय टेस्ट लेते फिर क्लास ले लेंगे। डन, ट्यूसडे डन। अरे वो रिक्वेस्ट कर रही थी। वैलिड रीजन बता ना। ये रिक्वेस्ट कर रही है, किसको लग रहा है रिक्वेस्ट है? अच्छा अच्छा। ओके देखो देखो, द इशू ऑफ फर्दर redeemable preference shares or redemption of preference shares under this section shall not be deemed to be increased or as the case may be reduce the share capital of the company। मतलब सुनो बेटा, ये जो प्रोविजन है ना, ये कह रहा है कि भैया ये जो ऊपर रिडम्पशन हो रहा है ना, इससे सेक्शन 66 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा? सर क्या मतलब है इसका? सुनो बताता हूँ। प्राची, अरे मैं सुन तो ले, मैं क्या बोल रहा हूँ। शेयर, मतलब हमारी शेयर कैपिटल है, क्या हमारी है, राइट? इसमें कौन कौन सी कैपिटल इंक्लूड होती है? प्राची नाम है आपका, कब लॉन्च की थी आपने?
मान लो यहाँ पे कितना अमाउंट लिख दिया हमने, और इसमें बेटा दो पोर्शन है, पहला इक्विटी का और दूसरा प्रेफरेंस का, राइट। अच्छा सुनो, अब एक बात बताओ, अगर आप प्रेफरेंस शेयर क्या करते हैं, अगर आप प्रेफरेंस शेयर क्या करते हैं बेटा, रिडीम करते हैं। बोलो बेटे। अच्छा, ये जो 100 करोड़ की वैल्यू है, क्या ये रिड्यूस होगी? बोलो, नहीं होगी? सुनो, हाँ हाँ होगी, गुस्से में बेटे। मान लो यहाँ पे ये अमाउंट की वैल्यू है 70 करोड़, कितनी है, और ये वैल्यू है आपकी 30 करोड़। आई एम टॉकिंग अबाउट पेड अप शेयर्स, ठीक है। ऑथराइज की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, पहले बता दूं। अब मान लो मैंने 30 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर को क्या कर दिया, तो भैया इसमें से 30 करोड़ पेड अप वाला माइनस हो जाएगा ना, कितना बचा, 70 करोड़, जो कि एक्सक्लूसिवली क्या है, तो इसका मतलब शेयर कैपिटल क्या हो गई हमारी, कम हो गई ना। और यहाँ पे इंडियन इनकम टैक्स में बेटा एक प्रोविजन है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। इसका प्रोविजन है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हेलो, क्या ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 66 है बेटा, ये क्या है कि अगर कभी भी शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा तो आपको सेक्शन 66 की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। बट ऐसे तो एक बात बताओ ना, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहा हूँ तो मुझे सेक्शन 55 फॉलो करना पड़ रहा है। बोलो, प्लस इसके साथ मुझे क्या फॉलो करना पड़ रहा है, इसके रूल 9 और 10। अब यार ये तो कर ही रहा हूँ, साथ के साथ के फिर मुझे ये भी करना पड़ेगा। बोलो। हाँ, तो लॉ कहता है कि ये आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में सेक्शन 66 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसको हम रिडक्शन मानेंगे ही नहीं। यानी कि प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन को हम क्या नहीं मानेंगे बेटा, रिडक्शन मानेंगे नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो, दोबारा पढ़ते हैं इसको। अब देखो तुम्हारे समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। सुन रहे हो, नहीं सुन रहे? सुन रहे हो, देखो फिर, द इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर क्या लिखा हुआ है, द रिडम्पशन, मतलब नए इशू कर रहा हूं या रिडीम कर रहा हूं प्रेफरेंस शेयर अंडर दिस सेक्शन, दिस सेक्शन मतलब 55, shall not deem to be increase या as the case may be reduce, हेलो, इन दिस पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट। तो जब हम उसको मानेंगे नहीं, ना तो इंक्रीज मानेंगे ना तो डिक्रीज मानेंगे, तो सेक्शन 66, सेक्शन 61 अप्लाई ही नहीं होगा। 61 तो पढ़ा चुका हूं आपको। हाँ भाई, सेक्शन 61 क्या है, क्या है सेक्शन 61? हाँ भाई, क्या है सेक्शन 61, बताओ, क्या है सेक्शन 61? हाँ भाई, क्या है सेक्शन 61 है? क्यों याद नहीं है नालायक, क्यों याद नहीं है, क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? और किसको मारा तो? सेक्शन 61 बेटा, आपने याद है ना, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, राइट इशू, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा था, जिसमें हम शेयर कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, सेक्शन 61। तो दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो ना तो सेक्शन पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा, ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। बोलो, आगे देखते हैं, द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में
notwithstanding anything in this section be applied by company if paying unissued shares to the company issue member of fully paid up bonus shares। अच्छा सुनो, क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? किसने मारा? नाम बताओ नालायक। सुनना ध्यान से, ऐसे बच्चों पे हाथ उठा देता बताओ। अरे वो क्या होता है ना, सरप्राइज होता है तो ज्यादा दर्द नहीं होता उससे। क्या लिखा हुआ है? शेयर अकाउंट। तुम्हारा पेज लिखी है? और अभी आप पकड़ो। अनुज only utilized for, देखो हिसाब हर किसी का हो रहा है, किसी को जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है, किसी को लेट मिलता है। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ओनली यूटिलाइज फॉर प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन। हाँ यूज होगा ये। गलत। प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बच्चे, रिडीम कर रहे हैं, और सीआरआर फंड सिर्फ इसके लिए यूटिलाइज होगा। समझ में? बट इस अकाउंट को हम एक और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कैन ऑल्सो यूज फॉर बोनस शेयर्स के लिए। किसके लिए बेटा? यानी कि अगर कंपनी कल को बोनस शेयर इशू कर रही है और उसको बेटा फंड्स यूटिलाइज करना है तो वो सीआरआर अकाउंट को भी यूज कर सकती। समझे? बोलो। बट दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। भाई मान लो आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लिए, कुछ पैसा बच गया सीआरआर अकाउंट में, आप उस पैसे का क्या करो? बोनस शेयर इशू कर दो। हाँ, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते, सिंपल दे दो। हाँ आफ्टर, वो मिनिमम वैल्यू लिखी होती है बेवकूफ लड़की। हाँ वो मिनिमम वैल्यू है ना, उससे ज्यादा आप कर सकते हो, उससे कम नहीं कर सकते। देखो, समझ आया कि नहीं आया? कोई जगह थोड़ी बोला। पुराने आगे बुक्स तुम्हारी आई नहीं? हेलो, अभी तक नहीं आई? किस बुक से पढ़ेंगे और क्या करेंगे नालायक? संसार में कभी किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। क्यों है बस? तो सितंबर में दे देंगे हम। यार तो बेटा एक बात बता, अभी क्या चल रहा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने में सिलेबस हो ही नहीं पाएगा। मतलब ही नहीं बनता। तो उसको बोलो सीएस करें। सीए में क्या रहता है? तो क्या हो गया, अच्छी बात है ना, कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। मेरी लाइफ में लेके आओ, मैं समझाता हूँ। नाम पता क्या तुमने उसका? हो गए? अच्छा उसने वहां भी फैला रखी है।
तुम्हारे ऐसे नहीं होगा। क्यों? यार मुझे ऐसे लोग ना बड़े बुरे लगते हैं, दूसरों पे एलिगेशन लगा। मैं फिर शराब दे दोगे? एक बोतल दे देता हूँ। हाँ यार। कोई बात नहीं। अरे यार जल्दी करो। उसकी ना दिवालियां पूरी फीस आने वाले हैं, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। सीधे जैकपॉट लगेगा। मैं नेगेटिव सोचता नहीं कभी जीवन में। मा- मानसिक संतुलन खो चुके हैं सर। ऐसा देखना चाहिए। कोई नहीं दोस्त, होता है ऐसा। हे भगवान। देखो शी लॉस्ट हर। अच्छा देखो देखो, रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग प्रेफरेंस शेयर सेट आउट द सर्टेन पर्टिकुलर्स। जैसे अ कंपनी इशूइंग प्रेफरेंस शेयर shall set out the resolution particulars in respect of the following matters in this। मतलब देखो, अब जब आप रेजोल्यूशन पास करोगे तो उसमें क्या क्या आपको सिचुएशन बतानी है। पहला, द प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी शेयर से पहले किसको बेनिफिट मिलेगा? प्रेफरेंशियल को। फिर पार्टिसिपेशन इन सरप्लस। भाई अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर को बताया हो ना अप्रूवल दो हमें। तो अप्रूवल दोगे तो कुछ पर्टिकुलर्स बताओगे। क्या बताओगे? पर्टिकुलर्स के हम जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं ये उसके कंडीशंस रहेंगी। तो सबसे पहले तुम्हें बता, दूसरा आपने बताया कि अगर सरप्लस फंड्स होता है उसमें क्या प्रेफरेंस शेयर का पार्टिसिपेशन होगा या नहीं होगा। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ सरप्लस एसेट्स और प्रॉफिट कब बेटा? जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी, आफ्टर द एंटायर कैपिटल रिपेड। ठीक है। फिर कहते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस पे। कन्वर्जन कैसा रहेगा? वोटिंग राइट्स क्या रहेंगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसा रहेगा? ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। किसको बेटा? रेजोल्यूशन में। किसको बेटा? रेजोल्यूशन में। समझ में आया? एक जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बता रखा ऑलरेडी, इसको रीड आउट करना बस। ये टर्म्स एंड कंडीशंस या वो कंडीशंस आप बताओगे जो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। किसको? मेंबर्स को। किसको बेटा? मेंबर्स को। किसमें? नोटिस में। किसमें? नोटिस में। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा अगला देखो क्या लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर कंटेन द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपको एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। किसका बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। सेक्शन 88 में। किसमें बेटा? सेक्शन 88 में। आगे चल के पढ़ेंगे बेटा हम सेक्शन 88। देन आपको समझाऊंगा डिटेल में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या बेटा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये कुछ बेसिक प्रोसीजर्स है। देखो क्या लिखा बेटा। कहते हैं स्टेट दैट कंपनी में रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ओनली इन द टर्म्स व्हिच दे आर इशूड और वेरिड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 48। यानी कि सुनो, आप जनरली बेटा प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किस बेसिस पे करोगे? जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, राइट। अच्छा अगर टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो रहे हैं तो किसकी परमिशन लोगे? शेयर होल्डर्स की। कौन से शेयर होल्डर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं का राइट है तो उन्हीं से पूछोगे ना। अच्छा अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैं आपकी एक सेपरेट क्लास रखूंगा किसको लेके बेटा? प्रोसीजर को लेके। किसको लेके? प्रोसीजर को लेके। ठीक है। जितने भी प्रोसीजर्स ड्राफ्ट, एक क्लास होगी ड्राफ्टिंग की। इसके बेटा ड्राफ्टिंग की, जिसमें हम वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, चाहे प्रोसीजर ड्राफ्ट कैसे करते हैं, रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, नोटिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो मैं सेपरेट चैप्टर में, सॉरी अलग सारे चैप्टर में नहीं कराऊंगा। मैं एक क्लास रखूंगा जिसमें सारी चीजें आपको इकट्ठा बताऊंगा कैसे चीजों को ड्राफ्ट किया जाता
ठीक है, इसके साथ प्रेफरेंशियल क्या हो गया बेटा हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू? पक्का? एक क्वेश्चन दे दो इसको लेके। क्वेश्चन जो लिखो। रिकॉर्डिंग बंद करो।